आज का जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पिछले चैप्टर का तो करीब करीब कंप्लीट हो गया था। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो बच्चे 11th क्लास के हैं वो थ्योरी को डिटेल में पढ़ लेंगे क्लास में, समझ रहे ना। और जो चैप्टर जो रिपीट कर रहे हैं उनके हिसाब से पढ़ाएंगे, तो मेन फोकस थ्योरी से कम न्यूमेरिकल में ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला जो वर्ड है इसमें वो क्या है, मोशन। दूसरा वर्ड पढ़ेंगे रेस्ट। मोशन और रेस्ट में क्या अंतर होता है पहले इसके बारे में समझ लो। मोशन क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट को कहोगे कि मोशन में है जब क्या चेंज हो रहा हो, उसका पोजीशन क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आए, एक वर्ड यूज करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आए विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है वो, किस में है, मोशन में है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज ना हो तो उसको क्या बोलेंगे कि वो मोशन में नहीं है। जैसे बताओ मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में, पर मोशन में हूँ, पर तुम लोग सामने खड़े हो मेरे, तो रेस्ट में कि मोशन में, पर पृथ्वी तो घूम रही है, तो रेस्ट में कि मोशन में, नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे ये लाइन लंबी है या छोटी, नहीं बता सकते। अब लंबी हो गई, तो वैसे ही मोशन को भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। कब तक, जब तक बोले नहीं किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो मोशन और रेस्ट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। समझ में है, जिसके रिस्पेक्ट में बताएंगे उसके पास एक एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है, मोशन और रेस्ट किसके बिना नहीं बताया जा सकता। बताओ, सोचो, ऐसा सबसे एसेंशियल चीज़ जिसके बिना मोशन और रेस्ट को नहीं समझाया जा सकता। टाइम, यानी कि उसके पास क्या जरूरी है, घड़ी जरूरी है। समझ में है। तो हम लोग के पास पहली चीज जो होगी वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या वर्ड यूज करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और एक चीज होगा, दूसरी चीज क्या होगी उसमें, दूसरा चीज होगा टाइम। ये दो चीजें जो है वो कंपलसरी होते हैं मोशन को डिफाइन करने। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी को पता है क्या, किसी को पता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बताओ, पता है क्या। और थोड़ा सा इलेबोरेट करो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना, किसी भी मोशन को समझाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स करनी पड़ती है, एक ऑरिजिन बनाना पड़ता है, ठीक है, एक एक्सिस बनानी पड़ती है। और जो बनाते हैं एक्सिस, उसी को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस हिसाब से जैसे मान लो कि मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, ट्रेन के अंदर से बाहर झांक रहा हूँ, तो ट्रेन इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ से देख रहा हूँ, समझ में है। अब कोई आदमी बाहर से देख रहा है, अंदर को झांक रहा है, तो बाहर जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स करनी पड़ती हैं। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स करते हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा उसके आधार पर मोशन कितने टाइप का हो सकता है। पहला होगा 1 डायमेंशनल, दूसरा होगा 2 डायमेंशनल, तीसरा होगा 3 डायमेंशनल। मोशन के टाइप है। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, 1 डायमेंशनल मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें एक ही एक्सिस की आवश्यकता होती है मोशन को डिफाइन करने के लिए। कितने एक्सिस की जरूरत होगी, सिर्फ एक ही। जैसे मान लो कि ये कोई स्ट्रेट लाइन हो गया, एक स्ट्रेट रोड हो गई, एक गाड़ी हो गई, तो गाड़ी राइट जा सकती है या तो लेफ्ट, दो ही साइड जा सकती है ना। इसका मतलब एक ही लाइन में मोशन हो रहा है। ये कैसा है, 1 डायमेंशनल, ठीक है। एक पत्थर लिया, पत्थर को हाथ से ड्रॉप कर दिया नीचे, तो या तो नीचे जाएगा, अगर ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, तो इस लाइन पे ट्रेवल करेगा। ये भी कैसा हो जाएगा, 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मोशन समझ में आ रहा क्या होता है, जिसमें कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस, ठीक है। समझ में आया। एक ट्रेन है जो ट्रैक, सीधी ट्रैक पे चल रही है, कैसा मोशन, 1 डायमेंशनल। एक चींटी है जो तार पे चल रहा है, कैसा मोशन,
वन डायमेंशनल मोशन। समझ में आया? वन डायमेंशन मतलब कितने लाइन की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ एक। अगला होगा टू डायमेंशनल मोशन, उसके लिए दो लाइंस की आवश्यकता होती है। एक को बोलते हो एक्स एक्सिस, एक को बोलते हो वाई एक्सिस, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? एक प्लेन। तो जब भी कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है तो कैसा मोशन होगा? वन डायमेंशनल कि टू डायमेंशनल? टू डायमेंशनल। किस में मूव करेगा? प्लेन में। जैसे छिपकली दीवार पे चल रही है, ठीक है, तो लेफ्ट जा सकती है, राइट, ऊपर, नीचे। दीवार के अंदर घुस जाएगी क्या? दीवार के बाहर आ जाएगी क्या? नहीं। समझ? टीवी देख रहे हो, ठीक है, टीवी में रसगुल्ला दिख रहा है, तो रसगुल्ला या तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। हाथ घुसाड़ के निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। मतलब वो कैसा है? टू डायमेंशनल। जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाए वो टू डायमेंशनल। समझ में आया? मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैं उड़ नहीं सकता, बहुत भारी आदमी है। जैसे वो है, क्या बोलते हैं, रोड रोलर, जो रोड पर सब प्लेन करता है, तो वो आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट, ऊपर उड़ सकता है क्या? मतलब वो भी कैसा है? टू डायमेंशनल। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है तो वन डायमेंशनल। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन सरफेस पे मूव करता है तो टू डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता होगा? उसमें कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी? एक होगा एक्स, एक होगा वाई और एक होगा जेड। अगर किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए तीन परपेंडिकुलर एक्सिसेस की जरूरत पड़ती है तो उसको थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो वो आगे जा सकता होगा, पीछे जा सकता होगा, लेफ्ट जा सकता होगा, राइट जा सकता होगा, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है, आजकल 3D मूवीज़ दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पत्थर लगता है कि स्क्रीन से बाहर निकल के मुंह में लग जाएगा, लगता है ना, मतलब वो भी कौन सा मोशन है? थ्री डायमेंशनल। इसको 3D मूवी भी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आगे पीछे ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट सब जगह जा सकता है। जैसे एक चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया जब उड़ रही है तो ऊपर उड़ सकती है, नीचे उड़ सकती है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं कहीं भी जा सकती है। इसका मतलब कैसा मोशन है उसका? तो जब भी कोई चीज़ उड़ रहा होगा तो उसका मोशन कैसा होगा? थ्री डायमेंशनल। पर कब होगा? जब उसका पाथ कैसा हो, तीनों एक्सिस में हो, डिफाइन करने के लिए। समझ में आया? कितने टाइप का मोशन हुआ? तीन डायमेंशन। वन डायमेंशनल में स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशनल में प्लेन, थ्री डायमेंशनल में 3D स्पेस। स्पेस में कहीं पर भी जा सकता हो। जैसे एक मक्खी कैसा मोशन करेगा? एक पत्थर को फेंका, कैसा मोशन करेगा? वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। क्वेश्चन है कि अगर एक पत्थर को हम लोग फेंक दें तो उसका मोशन कैसा होगा? वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल? ठीक है, किसी भी चीज़ को फेंकोगे तो उसको प्यार से बुलाएंगे प्रोजेक्टाइल। क्या बुलाओगे? प्रोजेक्टाइल। जिसको फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। चौक को फेंका तो चौक इज द प्रोजेक्टाइल, पत्थर फेंके पत्थर इज द प्रोजेक्टाइल। इस लड़के को उठा के फेंक दिए तो लड़का इज द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल समझ में क्या होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल? 11th वाले बताओ, कोई भी 11th वाले, शुभम बताओ कैसा होगा? टू डायमेंशनल। क्यों? वो तो उड़ रहा है, उड़ रहा है तो कैसा होता है? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। कितने लोग लग रहा है 3 होगा? किसी को नहीं लग रहा है। ठीक है, तेरे को क्या लग रहा है? थ्री डायमेंशनल। ठीक है, कौन सा होगा? वन डायमेंशनल। क्यों होगा वन डायमेंशनल? तो मतलब वो लाइन में जाएगा, हाँ या ना? बताओगे तब ना। वन डायमेंशनल कितने लोग को लग रहा है? हाथ खड़ा करो। और टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशनल, अपने से अकेला शेर भी काफ़ी है। ठीक है, ठीक है बेटा, टू डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, जब किसी पत्थर को फेंकते हैं तो उसका पाथ होता है पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक। अगर किसी को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। जब किसी को एंगल में फेंकते हैं तो पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। और पैराबोला इस लाइन पे बना सकते हो क्या? पैराबोला प्लेन पे बनता है हमेशा, ऐसा या ऐसा। समझ में है? तो कैसा मोशन होगा इसका? टू डायमेंशनल मोशन। याद रहेगा, एक पत्थर को जब हम लोग फेंके एंगुलर प्रोजेक्शन पे या हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन पे तो पाथ कैसा होगा? कैसा मोशन होगा? वन डायमेंशनल कि टू डायमेंशनल? टू डायमेंशनल। फिर से सेम क्वेश्चन,
एक पत्थर को ड्रॉप किया तो कैसा होगा? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन? 1 डायमेंशन, क्योंकि लाइन में जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये कंडीशन डिपेंड करता है कितनी वेलोसिटी से फेंके थे। समझ में आ गया? और किस डायरेक्शन पे फेंके हो, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन जो होगा वो कैसा होगा? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल? बताओ, पता होगा? 2 की 1, 2 डायमेंशनल। इस लाइन पे सर्कल बना सकते हो क्या? नहीं बन सकता। सर्कल बनाने के लिए प्लेन चाहिए, अब बना सकते हो? तो 2 डायमेंशनल मोशन, ये भी समझ में आया? तो एक पत्थर को जो फेंक रहे होगे उसका डिपेंड करेगा कैसे फेंके थे, उसके हिसाब से उसका मोशन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हो सकता है। अगर एक पत्थर को ड्रॉप करेंगे तो 1 डायमेंशनल, फेंकेंगे तो 2 डायमेंशनल। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो 2 डायमेंशनल हो गया। ये भी सीधा फेंकेंगे 0 डिग्री पे ना तो 1 डायमेंशनल, है ना? ठीक, ये भी हो गया ना। क्या याद है, एक पेंडुलम का मोशन कैसा होगा? एक सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग नहीं, एक सिंपल पेंडुलम है, उसको खींच करके छोड़ दिया तो उसका मोशन कैसा होगा? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल। पेंडुलम का पाथ बनाओ, ऐसा बनेगा क्या? इसको लाइन में बना सकते हो? समझ में आया? समझ में आया ना? तो ऐसे करके किसी के भी पाथ को अगर विजुअलाइज करोगे तो समझ पाओगे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होगा। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? पेंडुलम का मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन कैसा है? ठीक है, एक पत्थर को ड्रॉप करेंगे तो कैसा है? 1 डायमेंशनल। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन हो गए, किसके आधार पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आधार पर। ठीक है, अगला है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सबको पता होगा, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, किसी भी रास्ते की जो लंबाई होगी उस रास्ते को नाप लेंगे और उसी को क्या कह देंगे? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच का? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट असल में डिस्टेंस ही है। देखो इसके डेफिनेशन में भी डिस्टेंस ही आया है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो होगा उसको किस नाम से जानोगे? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? याद रखो गया? SI यूनिट, इसका क्या होगा? मीटर। इसका क्या होगा? मीटर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखो गया? ठीक है, अब क्वेश्चन है कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा हो सकता है? तो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बड़ा होगा या तो उसके बराबर भी हो सकता है। अभी देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, अगला है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। कभी कभार दोनों बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन बनाएंगे सब समझ में आया कब बराबर और कब बराबर नहीं होगा। समझ में आया? कोई डाउट है? ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंपल जोड़ेंगे, इसमें 2 और 3 कितना आएगा? हमेशा 5। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें 2 और 3 कितना आएगा? कुछ भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया तक? ये एक पार्ट समझ में आया? टॉपिक क्या चल रहा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जब इसके क्वेश्चन बनाओगे तो एक I लिखेंगे इनिशियल के लिए और F लिखेंगे फाइनल के लिए। इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु और फाइनल मतलब होता है अंतिम बिंदु। समझ में आया? इनिशियल क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु और F मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल बिंदु। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी पे बेस कुछ सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे। तुम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, पहले बना चुके होगे, कंटिन्यू करेंगे उसी को। क्वेश्चन बनाते जाओ, डायग्राम बना लो। ये पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया, पॉइंट C हो गया और ये पॉइंट D हो गया। ठीक है,
ये हो गया मान लो 30 मीटर, ये 40 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, ये 10, ठीक है। याद रखो, क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट था, वो गया ए से बी, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहला क्वेश्चन। फिर वो गया ए से डी, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सेम है, क्वेश्चन बनाते जाएंगे उसी के। फिर ए से गया डी और डी से वापस आ गया बी, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से गए डी और डी से वापस आ गए ए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब मान लो रुका नहीं, आगे बढ़ गया 5 मीटर और, मान लो ई पहुंच गया, तो ए से गए डी और डी से आ गए वापस ई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फटाफट बनाइए, जितने लोग को बनता होगा कॉपी में डायग्राम बना करके बना लो, जिनको नहीं बनेगा इधर देखेंगे। ए से बी वाले में निकाले पहले, ए से बी में डिस्टेंस कितना है, तो 30 लिख दिया डायरेक्टली, कोई डाउट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए आई और एफ लिख लो, हमेशा कंफ्यूज नहीं होगे। हमेशा क्या लिखोगे, एक आई और एक एफ। और आई और एफ के बीच में कोई सीधा डिस्टेंस दिख रहा है क्या, दिख रहा ना, ये कितना है ये, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 30, तो डिस्टेंस भी 30 और डिस्प्लेसमेंट भी 30, दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, याद करो। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, यहाँ पर प्रूफ हो गया बराबर हो सकते हैं। अगला चेक करो, ए से डी में, तो डिस्टेंस कितना हो रहा है बताओ, 30, 20 और 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया 60 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया 60। नहीं समझे, आई यहाँ आएगा और एफ यहाँ आ जाएगा। हमेशा आई और एफ लिख लो, डाउट कम होगा। याद रखो, कोई डाउट है किसी को इतने में। अब बोला ए से गया डी और डी से आया वापस बी, यहां पहुंच गया है ना, ए से डी गया है और डी के बाद डी से बी आया है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 और ये हो गया था 60, 60 और 10 70, 70 और 20 90। नहीं समझ में आया, समझ में आया ना। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा, आई और एफ लिख लो, आई और एफ के बीच में कितना दूरी दिख रहा है, तो 30। अब देखो कौन छोटा हो गया, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है कि नहीं, समझ में आ रहा है यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू छोटी हो सकती है कि नहीं, हो गई। अब ए से जाओ डी, डी से वापस ए, तो इधर गया 60, इधर गया 60, 120 हो गया। और आई के बाद वापस ए पहुंच गया है क्या, तो एफ भी यही पहुंच गया। आई और एफ के बीच में कितना दूरी है 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या, हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, वो ए से गया डी, डी से गया वापस ई आ गया, तो 125 हो गया, समझ में आया। अब यहाँ ये आई हो जाएगा और ये हो जाएगा एफ। इधर वाले को प्लस बोल रहा था, तब ना वैल्यू मिल रही थी 60, 30, 60, 30, 0, इधर वाले को प्लस बोल रहा था ना, तो इधर वाले को प्लस बोल सकता हूँ क्या, इधर वाले को क्या बोलना पड़ेगा माइनस। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -5। क्या समझ में आया कि डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। देख लो, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से छोटी भी हो सकती है। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, हो सकता है ना। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये भी सेम चीज़ है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा हमेशा। एक चीज़ और पता चल रही है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू देखो हमेशा पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। तो स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं और वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नहीं समझ पाए, ज़्यादा क्लियर हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ। अगला टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा और क्वेश्चन बना लेते हैं, चलो बनाओ, इसको मिटा दे रहा हूँ।
क्वेश्चन बनाओ। पहला, एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, रेडियस है 7 मीटर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। क्वेश्चन है ए से बी पहले गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। फिर ए से सी गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ए से डी गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ए से वापस ए आए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, बनाओ जल्दी जल्दी। सिंपल है ना। पूरे सर्कल में कितना डिस्टेंस होता है? 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो आधे में कितना होगा? पाई आर। और इसके आधे में कितना होगा? पाई आर बाई 2। नहीं समझे? समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए से बी डिस्टेंस पाई आर बाई 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर की वैल्यू है 7 और नीचे में एक 2 और 7 से 7 काट दे, कितना आया? 11। नहीं समझ पाए? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी थी ना, ये तो कितना हो गया? 11। पहला पार्ट समझ में आया? अब ए से सी में कितना डिस्टेंस हुआ? ये 11 आया और ये भी 11, तो 11 11। अब ए से डी में कितना? ये 11, ये 11 और ये भी 11, तो 33। घूम के पूरा एक चक्कर लगा लिया, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11, कितना हो गया? 44। समझ में आया तक? कोई डाउट है इतने में? क्या निकाले बताओ? डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर लिखेंगे आई और यहाँ पर लिखेंगे एफ। आई और एफ लिखे बिना डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलता है। याद आ रहा है? अब इन दोनों को जोड़ दो। अब ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। समझ रहे हो ना? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट आर या डिस्प्लेसमेंट को डी अगर बोल देते हैं तो √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, √49 प्लस 49, ये बाहर आ जाएगा 7√2 आंसर। कितना आएगा? 7√2। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 7√2। किस वाले केस में? पहले वाले केस में। ए बी वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 7√2। किसको किसको समझ में आया? एक बार हाथ खड़ा करो। बन जाएगा ना? पाइथागोरस तो लगाया है, दिमाग थोड़ी लगाना ज़्यादा इसमें। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है, हो गया। अगला, यहां से घूम करके अब यहां पहुंच गया, यहां तो आई लिख देंगे यहां पर और एफ लिखेंगे यहां, और आई और एफ के बीच में दूरी निकालनी है। पाइथागोरस लगाओगे क्या? यहाँ पर पाइथागोरस लगेगा क्या? आई और एफ के लिए स्ट्रेट लाइन हो गई, तो कोई पाइथागोरस नहीं लगेगा। ये 7 है, ये 7 है, टोटल कितना हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। अब क्या हो गया? ए से लेकर के वापस कहाँ पहुँच गए? डी में। ये 7 है और ये 7 है, ये निकालना है, ये भी सेम ही आएगा 7√2। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 7√2। अभी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ ना। डायरेक्शन कंसिडर करेंगे तो ये आंसर अलग अलग आएंगे। समझ रहे हो ना? इसका डायरेक्शन अलग दिखेगा। ठीक है, ये इनिशियल ये फाइनल, तो डायरेक्शन इधर है। इसका मैं ये इनिशियल ये फाइनल, डायरेक्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जब घूम करके वापस आ गया तो यहीं पर आई है और यहीं पर एफ है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? नहीं समझ में आया? कितने लोग को बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? बन जाएगा? आगे बढ़ जाए। क्या निकालना सीखे बताओ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन पिछले क्लास में जब वेक्टर पढ़ाया था तब था डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है, एक पॉइंट है P,
और उसकी वैल्यू है 1 2 3। एक पॉइंट है Q, उसकी वैल्यू है 4 7 3। क्वेश्चन है कि जब P से Q गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। चलो निकालो, जब P से Q गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जल्दी बनाओ। कितने लोगों को बनेगा, पहले हाथ खड़ा करो, बनाओ फिर। 2 पॉइंट है P और Q, पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पूछा हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा हूं। तो PQ अगर निकालना है तो Q माइनस P करना होता है, याद है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट PQ की वैल्यू होगी, PQ इज इक्वल टू होगा फाइनल मतलब 4 माइनस 1 3i प्लस 7 माइनस 2 5j प्लस 3 माइनस 3 0 की। ये PQ वेक्टर निकल गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल मतलब PQ का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 25 का रूट √34 आंसर। नहीं समझ पाए क्या? समझ में आया? इसको चाहे तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला याद है क्लास 10th का, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। कैसे? 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 का स्क्वायर और 3 माइनस 3 के स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते थे ना, याद है डिस्टेंस फॉर्मूला? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो? अभी क्या निकालना सीख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बताओ? पोजीशन वेक्टर अगर दिया हुआ है तो दोनों को माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करने के बाद अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो मॉड निकाल देना। मॉड कैसे निकालते हो? स्क्वायर करके रूट निकाल दो, बनेगा। एक क्वेश्चन और बनाओ, सेम कंडीशन। एक ऑब्जेक्ट था, वो P से Q गया और फिर Q से R गया और R की वैल्यू दी हुई है 7 8 7। तो क्वेश्चन P से Q गया है और Q से R गया है। क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस भी निकालो और डिस्प्लेसमेंट भी निकालो। चलो बनाओ। पहले क्या निकालेंगे? PQ, वो तो निकाल दिया था पिछले बार। अंडर कितना आया था? 36 ना, 34। अब निकाल लेते हैं QR। QR कितना होगा? 3i प्लस j प्लस 4k। QR का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? √9 प्लस 1 प्लस 16 इक्वल्स टू √26। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू √34 प्लस √26। नहीं समझे? डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल जोड़ देते हैं, याद है ना? दो वेक्टर, दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो जहाँ जहाँ गया है उन सभी पॉइंट को जोड़ देते हैं। तो डिस्टेंस तो डायरेक्ट निकल गया दोनों को जोड़ने पे। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? P पे इनिशियल था और R पे फाइनल। बीच से मतलब होता है क्या? तो सीधा निकाल दो PR। PR निकाल लेंगे डायरेक्टली। कितना निकलेगा? 6i प्लस 6j प्लस 4k, ऐसा कुछ आएगा ना। PR का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? √36 प्लस 36 प्लस 16, 36 36 72, 72 और 16 88 ना, सही बताया ना? ठीक है, √88। चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2√11 आंसर।
थोड़ा बड़ा समझ में आया? डिस्टेंस निकालते समय जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स थे उन सबको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और उनको जोड़ देंगे। पर जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आई और एफ को लिखूंगा बस, और आई और एफ के बीच का डिस्टेंस निकाल दूंगा, बन जाएगा। ये बन जा रहा है ना? अगला बनाओ। क्वेश्चन लिखो अगला। एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले नॉर्थ गया, ठीक है, 3 मीटर, फिर ईस्ट गया 5 मीटर, फिर साउथ गया 6 मीटर। तो क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वेक्टर वाला जब टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय इस टाइप का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाया था। चलो बनाओ। डायरेक्शन को बना ले पहले। इधर क्या होता है? साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पहले किधर गया? नॉर्थ। तो कितना हो गया ऊपर की ओर? ऊपर मतलब जे, तो 3J। याद आया? बनाए थे ना क्लास में इसको। इसके बाद किधर गया? ईस्ट। ईस्ट मतलब कितना हो गया? 5I। राइट साइड गया ना। इसके बाद किधर आया वो? नीचे साउथ में, तो -6J। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो जाएगा? 5I - 3J। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √25 प्लस 9 = 34। कितने लोगों को बनेगा? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? IJ कैसे लगा रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऊपर वाले डायरेक्शन को I बोलेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले को J, नीचे वाले को -J, राइट साइड वाले को +I, लेफ्ट वाले को -I। उसके अकॉर्डिंगली बनाना है क्वेश्चन। बनेगा? पक्का? ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करवा दूं इसका कि नेक्स्ट टॉपिक में चले? एक आध क्वेश्चन इसका बनाना है कि अगले में बढ़ जाए? बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छा डिस्टेंस कितना निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा 5, 3, 8 और 6, 14 डायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट में दिमाग लगाएंगे, डिस्टेंस डायरेक्ट जोड़ने पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कर दो साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में 5 मीटर। चलो बनाओ। किसी को याद है क्या ये क्वेश्चन? बन रहा है? कितना हो जाएगा? 3 नॉर्थ है मतलब 3J, फिर प्लस साउथ ईस्ट किधर होगा? ये साउथ और ईस्ट तो यहाँ आ गया। कितना है ये? 5। ये क्या होगा? 5/√2। याद है बताया था। और ये भी होगा 5/√2। किधर आया? राइट साइड ना, तो प्लस 5/√2 I कैप। वो नीचे की ओर आया है मतलब -5/√2 J कैप। और ये इधर आया है, नहीं ये किधर है? साउथ, तो -6I। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है ना? समझ में आया? जब भी साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ दिया रहेगा तो 2 भाग में टूट जाता है वो। ठीक है, जो यहाँ पर रहेगा उतना /√2 उतना /√2। ये 45 से आता है। cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो 5 था, 5 cos 45 आएगा, 5 sin 45 आएगा। sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो 5/√2 और 5/√2 दोनों वैल्यू में टूट जाता है। थोड़ा बहुत समझ में आया ना? अब निकाल दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे?
ये तीनों एक ही जैसे हो गए, तो हो गया 5/√2i और -5/√2j और -3j, ये डिस्प्लेसमेंट होगी। थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है ना? ये वैरायटी बन कितने लोग से बनेगा बताओ तो? ठीक है, बन जा रहा है ना? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखना। ये 3 है, ये 37 है, ठीक है, समझ में है? और ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया था यहाँ से A से B गया, B से C गया, तो क्वेश्चन है A से B गया है, फिर B से C गया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। सिंपल क्वेश्चन है, बनाओ चलो। किसी का आया? कितना? जोर से जोर से। ठीक, ये चीज याद करने वाला क्वेश्चन है ना। अगर ये 3 है और ये 37 है, तो ये 4 होता है और ये 5 होता है, ये फिक्स है, निकालते नहीं इसको। समझ में आया? अब पूछा था कि A से B गया, B से C गया, तो डिस्टेंस कितना? तो यहाँ से आता कितना है? 3, ये कितना है? 5, 5 3, आंसर हो गया। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो I और F लिखना पड़ेगा, याद है? जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो I लिखेंगे और F। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितनी दूरी दिख रही है? तो 4। समझ में आया? समझ में आया? ये स्पेशल केस है ना, यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? 37, तभी ये बनेगा। बना? अगला ट्राई करो। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। क्वेश्चन है कि वो गया है A से B और फिर B से C, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो, पहला दूसरा। आया आंसर? हाँ, ठीक है ना। ये वाला एंगल अगर 37 है तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। 37 का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जोड़ने पे 90 आए, ठीक है। तो 37 में क्या जोड़ोगे? 90 हो जाएगा, 57, ठीक है। तो ये 53 हो गया। 53 के सामने वाला 4 होगा और 37 के सामने वाला 3 होगा, यही फिक्स कंडीशन है। समझ में आया ना? अगर इसी में यहाँ 4 लिख दूँ तो ये वैल्यू पूरी बदल जाएगी। नहीं समझ रहे क्या बता रहे हैं? दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, साइड के साथ साथ एंगल दोनों, कि ये 37 है तो ये 3 ही होगा, ये 53 है तो 4 ही होगा, तभी ये आइडियल वाला ट्राइंगल है, नहीं तो वो ट्राइंगल है ही नहीं है, कुछ और हो सकता है भले। समझ में आया? ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये 4 है, ये कितना होगा? 3, ये कितना होगा? ठीक है। A से B गए, B से C गए, कितना हो जाएगा? A से B, B से C ना, A से B, B से C, तो 9 है ना। समझ में है? अब पूछा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो क्या लिखना पड़ेगा? I और F। कितना दिख रहा है? ये भी क्वेश्चन बना, क्वेश्चन थोड़े बड़े समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी।
स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे तो स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेफिनेशन में बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड डिस्टेंस से बना हुआ है, डिस्टेंस स्केलर था कि वेक्टर, तो ये भी क्या होगा स्केलर। डिस्प्लेसमेंट किससे बना हुआ है, वेलोसिटी किससे बना है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये भी क्या होगा वेक्टर। ऐसा यूनिट डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, इसका भी क्या होगा मीटर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t-1, इसका भी क्या होगा m0 L1 t-1। ठीक है, जो गाड़ी में स्पीड दिखाता है, जिससे गाड़ी का स्पीड नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, कौन से डिवाइस से स्पीड नापते हो तो क्या होता है ऑडोमीटर, सॉरी स्पीडोमीटर। और इसमें स्पीड लिखा रहेगा जनरली किलोमीटर पर आवर में, तो यूज करने वाला यूनिट किलोमीटर पर आवर, समझ में आया। ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ये भी हो गया, ठीक है। अगला हो जाएगा कौन बड़ा होगा, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। तो याद करो डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, अगर डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से मतलब स्पीड बड़ा होगा वेलोसिटी से। हुआ, कौन बड़ा होगा स्पीड, और बराबर भी हो सकता है, जैसे जो कहानी वहीं पर, यहाँ पर क्या निकलेगा कि जो स्पीड होगा वो बड़ा होगा या तो बराबर होगा वेलोसिटी के। और ऐसा भी बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, छोटी होगी या तो बराबर होगी किसके, स्पीड के। पहले भी तो बताया है, यहाँ तक बना। स्पीड और वेलोसिटी समझ में आया क्या होता है, बेसिक डिफरेंस इतना ही है, डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसके कॉन्सेप्ट के फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे, जैसे पिछली बार बनाए थे। किसके बनाए थे अभी कौन से बनाए हो, डिस्टेंस वाले। अब बनाने हम लोग किसके, स्पीड और वेलोसिटी के। याद होगा डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, याद है, देखो पिछले वाले पे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। इसके कारण वेलोसिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जो वेक्टर की प्रॉपर्टी वहाँ पर होगी वही वेक्टर की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होगी। हो गया, क्वेश्चन बनाओ फिर से पिछले वाले टाइप के। मोशन कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल का मोशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे। यहाँ पर क्या था पिछले बार, ए था याद है, ये बी था, फिर ये सी था और ये डी था, इसके बाद इधर कौन था ई, याद आया। यहाँ पर कितना लिखा हुआ 30 था क्या, यहाँ 20, यहाँ 10 और यहाँ 5, ऐसे ही था ना क्वेश्चन, ठीक है। ए से बी जाने में मान लो लगा 5 सेकेंड, बी से सी जाने में मतलब लग गया मान लो 2 सेकेंड, सी से डी जाने में लगा 10 सेकेंड। समझ में आया तक। अब क्वेश्चन सेम है कि ए से ले जाकर के बी तक का स्पीड निकालो, स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगी। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए से बी का स्पीड निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है। फिर ए से लेकर के डी तक में स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा। फिर ए से डी जाएंगे, डी से वापस बी आएंगे तो स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। समझ में है, आने जाने का टाइम सेम रहेगा ना, क्वेश्चन में आने और जाने का टाइम सेम रहेगा। फिर ए से वापस ए आ जाएंगे तो कितनी स्पीड और कितनी डिस्टेंस, और ए से ई जाओगे तो कितना स्पीड और कितना वेलोसिटी। चलिए ट्राई कीजिए। ए से बी में कितना डिस्टेंस है 30 और टाइम कितना है, काट दो, कितना हो गया
6 मीटर पर सेकेंड। हो गया पहले का आंसर। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या लिखोगे? आई और एफ। ए से बी गए हो ना, कितना डिस्प्लेसमेंट है? 30। टाइम कितना है? 5 डिवाइड कर दिए, कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल आ सकती है? देखो तो, आई ना इक्वल, दोनों इक्वल आ सकते हैं। ए से डी में डिस्टेंस कितना है? 60 और टाइम कितना है? 17 हो गया। ठीक है, जो भी है याद रखो। फिर क्वेश्चन था ए से डी में, ए से लेकर के डी में वेलोसिटी कितनी होगी? तो आई लिखेंगे और एफ लिखेंगे, सेम आएगा ना? तो कितना आएगा? 60/17। सेम आ सकता है क्या? सेम आ सकता है ना? अगला देखो, ए से गए डी, डी से वापस आए बी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? 60 और 30 90। और टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? इधर से 17 और 10 27 29, तो अपॉन 29। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? वापस बी में आ गए हो तो कितना हो गया? 30/29। नहीं समझ पा रहे? समझ में आया तक? ए से वापस ए आ गए तो कितना डिस्टेंस हो गया? 60। और टाइम कितना लगा? 120 हो गया। और टाइम कितना हो गया? 34। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वापस वहीं आ जाओगे तो ये 0 हो गया। समझ में आ रहा कैसे बना रहे ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, डिस्टेंस की वैल्यू जो थी वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा अधिक आ रही थी, इसीलिए स्पीड की जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा वेलोसिटी से अधिक आ रही है। इसके बराबर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। और लास्ट में अगर देखो, जब ई पे पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -5 अपॉन जो भी टाइम हो, मतलब 30 है मान लो, 1 सेकेंड लगा है मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो क्या पता चला? स्पीड पॉजिटिव हो सकता है, स्पीड नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब इसी के ग्राफ समझेंगे। ग्राफ के बाद हम लोग क्या समझेंगे कि इसको इसके न्यूमेरिकल जो पिछले वाले बनाए थे सेम। ठीक है, ग्राफ तो पता होगा ना? हम लोग को बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला कंडीशन, रेस्ट का बनाओ। एक साइड पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, और एक साइड पे क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, घर से निकला था मैं और यहाँ आकर के रुक गया, तो घर से मेरी दूरी कितनी है? 5। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। समझ में आया? आधा घंटा पहले कितनी रही होगी? उतना ही, थोड़ी देर बाद उतना ही, अभी भी उतना ही। नहीं समझ रहे हो? डिस्टेंस जो हमेशा 5 ही है, टाइम तो बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा, किसके लिए? रेस्ट के लिए। थोड़ा हमरा समझ में आया? अच्छा, इस ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। एंगल कितना बन रहा है एक्सिस के साथ? 0। इससे भी क्या पता चल रहा है कि स्पीड कितनी है? 0। पैरेलल हो गया ना एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब 0 डिग्री, tan 0 0 होता है। इसका क्या पता चलता है कि स्लोप 0 है, यानी कि स्पीड 0 है। स्पीड 0 है मतलब रेस्ट में। नहीं समझे? समझ में ग्राफ कैसे बना? अगला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा? स्पीड जो है हमेशा उतनी ही है,
हर सेकेंड में वो उतना ही दूरी तय करता है, तो उसको कौन सी स्पीड कहेंगे? यूनिफॉर्म। समझ में आया? जैसे घर से निकले थे हम लोग, ये कोई स्ट्रेट लाइन हो गई, यहाँ से स्टार्ट किया, ये 0 था, 1 किलोमीटर में चला 1 सेकेंड में, फिर 1 किलोमीटर चला 1 सेकेंड में, फिर 1 किलोमीटर चले 1 सेकेंड में। समझ में आ रहा ना? इस टाइप का जो मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया? हर बार अगर बराबर दूरी तय करोगे बराबर समय में तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का हिंदी में मतलब क्या होता है? एक जैसा, है ना? जैसे यूनिफॉर्म ड्रेस स्कूल में पहन के आते हो ना, यूनिफॉर्म ड्रेस मतलब एक जैसा ड्रेस। नाम से पता चलता है यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता होगा? एक जैसा मोशन। अगर बराबर दूरी बराबर टाइम में तय करोगे तो यूनिफॉर्म मोशन। स्टार्ट करते हैं इसी मोशन को ना, ये मीटर में कर लेता हूँ, ये 1 मीटर है हर बार। अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहे तो 0 से स्टार्ट किया था, पहले 1 मीटर कितना टाइम में गया है वो? तो पहला पॉइंट मिलेगा 1 मीटर 1 सेकेंड में। अगले बार डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर, तो टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड, तो अगला पॉइंट मिलेगा 2 समझ रहे हो? अगले बार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 मीटर, और टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड, मतलब 3 यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मतलब क्या हो रहा है? सीधा ग्राफ बनेगा। समझ में आया? इसका